सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति सिन्हा आपके लिए फिर एक नए वीडियो को लेकर प्रस्तुत हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को उत्साह शीर्षक कविता की व्याख्या करके बताऊंगी। इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और इस पाठ में आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तिगत और साहित्यिक परिचय के बारे में भी पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले निराला का साहित्यिक परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पूरा नाम मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनका पूरा नाम है। ऐसे उनका उपनाम यानी कि बहुत प्रसिद्ध नाम के रूप में वो निराला के रूप में जाने जाते हैं। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो थे वो छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उन्होंने अपनी रचना के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका जन्म 1899 में बंगाल के महिषादल में हुआ। निराला की शिक्षा घर पर ही हुई। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी आदि भाषाओं का घर पर ही अध्ययन किया। वे रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों से काफी प्रभावित थे। उनका पारिवारिक जीवन कष्टमय और संघर्षों से भरा हुआ था। उनके परिवार के सगे संबंधियों, यहाँ तक कि उनकी पुत्री सरोज की भी मृत्यु हो गई थी। इन घटनाओं से वे काफी विक्षिप्त हुए, लेकिन साहित्य में उनके योगदानों में कोई कमी नहीं आई। उनका निधन 1961 में हुआ। ठीक है, इस तरह हिंदी साहित्य के इतिहास में एक अभूतपूर्व प्रतिभा का अंत हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पाठ की रूपरेखा के बारे में। इस पाठ में आपको क्या क्या मुख्य झलकियां दिखाई गई हैं, बताई गई हैं, उसके बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उत्साह कविता के अंतर्गत बादलों को एक और तो लोगों की आकांक्षा और इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया है और दूसरी ओर उन्हें विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना के प्रतीक रूप के में भी बताया है। कवि निराला इस कविता के माध्यम से सामाजिक क्रांति और बदलाव लाना चाहते हैं। यह एक आह्वान गीत है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कविता को। पहले वाचन करेंगे। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। तो ये तो हुआ कविता का वाचन। अब आप इसका अर्थ समझिए। इस कविता के माध्यम से कवि ने बादलों का आह्वान किया है जन जागरण के रूप में। क्योंकि बादलों में जल छिपा होता है और जल में जीवन है, तो पूरी सृष्टि का संचार जल पर आधारित है। और जल का माध्यम क्या है, जल का स्रोत क्या है, वह है बादल। बादल बरसते हैं तो धरती पर पानी उठता है। तो इसलिए वो बादलों को कहते हैं कि चारों दिशा से गगन को घेर लो और हे धाराधर, धाराधर मतलब जल को धारण करने वाले बादल ही हुए, सो तुम इस तरह से घेर के गरजो। और बादलों के गरजते ही पूरी सृष्टि में नवीन उत्साह का संचार हो जाता है, क्योंकि जल ही जीवन है। यह जानकर सभी खुश हो जाते हैं कि अब उन्हें जल की कोई कमी नहीं होगी। वास्तव में वर्षा ऋतु की शुरुआत ग्रीष्म ऋतु के बाद होती है और उस समय जब बारिश की पहली फुहार पड़ती है धरती पर, तो लोगों को कितनी खुशी होती है, उनके आनंद की कोई सीमा नहीं होती। और यहाँ पर बादलों का मानवीकरण करते हुए कवि ने उसमें बालक के, छोटे बालक के बालों की कल्पना की है। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। यानी बादलों में जो थोड़ी बहुत घूंघरपन जो दिखता है, उस घूंघरपन को यहाँ पर कवि ने छोटे बच्चे के बालों के रूप में देखा है। और यह भी बताया है कि विद्युत छवि उर्मे नव जीवन वाले, यानी तुम्हारे हृदय में बिजली छिपी हुई है जो नव जीवन देने वाला है। बादल के हृदय में बिजली का छिपा होना, यह भी मानवीकरण को प्रस्तुत कर रहा है। मानवीकरण अलंकार यहाँ पर भी है ना। और बादलों के हृदय में बिजली छिपी होती है। सभी जानते हैं कि जब बादल गरजता है तो उसमें से बिजली जो है वह
चमकती है ये दिखाई देता है लोगों को, ठीक है। तो इसलिए उसको कवि ने कहा है कि उसने अपने हृदय में बिजली छिपा रखी है। तो यहाँ पर बिजली एक तरह से उत्साह और जोश का प्रतीक है। कवि कहता है कि तुमने अपने हृदय में जो बिजली छुपा रखा है उसको बाहर करो, अर्थात उस जोश को बाहर लाओ और पूरी सृष्टि को नवजीवन दो, अर्थात पूरी सृष्टि में नवजीवन का संचार करो। वज्र छिपा नूतन कविता भर दो। अच्छा, बादल जब आकाश में छाते हैं तो उसके साथ गरजते भी हैं, गर्जन भी करते हैं, अर्थात बादलों में वज्र भी छिपा हुआ है जो नूतन कविता का संचार करने वाला। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि इस नूतन कविता के द्वारा कवि ने जन जागरण को भी संदेश दिया है, जनता को भी जगाने का काम किया है। वास्तव में यह कविता उस समय लिखी गई थी जिस समय हमारा देश गुलाम था, हमारे देश गुलामी के जंजीरों में लोग जकड़े पड़े थे देश में, उनको भी कवि ने इस कविता के माध्यम से जगाने का प्रयास किया है। तो इस तरह से ये प्रयोजनार्थ है। आगे देखिए, विकल विकल उन मन थे उन मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। यहाँ पर कवि गर्मी से, भीषण गर्मी की ताप को सह रहे लोगों की जो स्थिति है मानसिक और शारीरिक, उसका वर्णन किया है कि सारे लोग विकल थे, अर्थात बेचैन थे, व्यथित थे, परेशान थे, भीषण ताप को सहते सहते थक चुके थे। इसलिए वे अब इस ताप से निजात पाना चाहते थे, छुटकारा पाना चाहते थे। विश्व के निदाग के सकल जन, यानी पूरा विश्व इस गर्मी की भीषण ताप को सहते सहते उब चुका था, इसलिए अब वो इससे छुटकारा पाना चाहता था। तो ऐसे में कवि ने बादलों को अनंत दिशा से आया हुआ माना है। वास्तव में ये है कि आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, इस पंक्ति के द्वारा कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि प्राकृतिक तत्व जो भी हैं वो ईश्वर की देन है, अर्थात उसमें ईश्वर है और उसकी कोई सीमा नहीं है, वो अनंत हैं। ईश्वर की कृपा से हमें वो दिखाई देते हैं, हमें उसका लाभ प्राप्त होता है, हम उस वस्तु का, उस तत्व का प्रयोग कर पाते हैं। अगर उसकी कृपा नहीं होगी तो हम उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कवि बादलों को अनंत दिशा, अनंत ईश्वर का को भी हम अनंत ही कहते हैं, यानी ईश्वर की देन मानते हैं कि इस सृष्टि पर जीवन का प्रचार करने वाला, जीवन का को पालने वाला वही परमेश्वर है और वहीं से अनंत घन जो है, इस अनंत में बादलों का आगमन होता है। तो इस तरह से उन बादलों को कवि कहता है कि हे अज्ञात दिशा से आए बादल, तुम इस धरा को, तप्त धरा को, धरती जो भीषण ताप से तप्त हो चुकी है, उसको फिर से शीतल कर दो अपनी वर्षा के फुहारों के माध्यम से। इस तरह हे बादल गरजो और पूरी सृष्टि में नव जीवन का संचार करो। तो ये तो हुआ इसका भावार्थ। और इसमें आप देखिए तो देखा जाए तो यत्र तत्र मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। कई एक दो पंक्तियों में उपमा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो ये सब आप पढ़ चुके हैं, ये सब आप समझ सकते हैं। अब हम इस ये मुख्य बिंदु क्या क्या हैं उसको हम समझेंगे। सबसे पहले कविता में नाच सौंदर्य है, वो कैसे है? नाच सौंदर्य कहते किसे हैं? तो शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता में उसके किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा होता है, वो नाच सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में भी ऐसी कई पंक्तियां आई हैं जिनमें नाच सौंदर्य मौजूद है। वो कौन कौन है? घेर घेर घोर गगन, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विकल विकल उन मन थे उन मन, शीतल कर दो बादल गरजो। इन पंक्तियों को पढ़ने पर एक खास मतलब तरह की ध्वनि सौंदर्य का अनुभव होता है, इसलिए इसको नाच सौंदर्य के अंतर्गत रखा गया है। अब हम ये जानेंगे कि कविता में बादल का अर्थ किन किन रूपों में प्रकट हुआ है। कविता में बादल का अर्थ 3 रूपों में प्रकट हुआ है। बादल पीड़ित प्यासे जन की इच्छा को पूरा करने की ओर संकेत करता है।
मनुष्य जीवन में क्रांति लाने की ओर संकेत करता है। मनुष्य को उत्साह एवं संघर्ष के लिए प्रेरित कर जीवन में नवीनता एवं परिवर्तन लाने की ओर संकेत करता है। तो इस तरह से बादल का अर्थ इन रूपों में आता है। अब हम शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालें। किसी भी पाठ में उसका शीर्षक जो दिया जाता है उसकी सार्थकता एक मुख्य विषय है जो आपको जानना चाहिए। तो उत्साह कविता एक आह्वान गीत है जो बादलों को संबोधित करके लिखा गया है। कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए भी यहाँ पर सार्थक प्रतीत होता है क्योंकि बादल वर्षा करके पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करता है, जीवन में आशा, उत्साह तथा नई चेतना का संचार करता है। बादलों के बरसने से ही संपूर्ण सृष्टि उत्साहित एवं आनंदित हो जाती है। इस प्रकार यह शीर्षक बिल्कुल सार्थक है। अब आप देखिए, इस पाठ के माध्यम से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो सारी बातें समझ में आ गई होंगी जो अब तक नहीं समझ में आई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।